A very good morning, everyone. In this video, I will be starting the next chapter of IFS, Indian Financial System, that is chapter number 2, Financial System and Economic Development. अब जो फाइनेंस होता है बेसिकली वो एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी कंट्री की या किसी भी नेशन की इकोनॉमिक डेवलपमेंट में। इकोनॉमी में हमें फाइनेंस चाहिए, चाहे वो बिजनेस रन करने के लिए चाहिए, चाहे एक्टिविटी क्या, चाहे कोई प्रोजेक्ट परफॉर्म करने के लिए चाहिए, या फिर कोई इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करना है, या इंडस्ट्रियलाइजेशन को ग्रो करना है, या ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए चाहिए, या एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के लिए चाहिए। मतलब वेरियस डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स होते हैं जिनके लिए हमें फाइनेंस की रिक्वायरमेंट होती है किसी भी इकोनॉमी में। ठीक है, तो हम ये ओवरऑल कह सकते हैं कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट पॉसिबल है उस कंट्री की या उस नेशन की अगर उसके पास सफिशिएंट फाइनेंस होगा। ठीक है, और फाइनेंस जो है वो दो सोर्सेज से हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, अवेलेबल हो सकता है हमें। दो सोर्सेज कौन कौन से हुए वो, एक तो डोमेस्टिक सोर्सेज और दूसरा फॉरेन सोर्सेज। डोमेस्टिक सोर्सेज में क्या क्या चीजें आएंगी, जैसे हाउस होल्ड सेविंग्स हो गया, या कुछ क्रेडिट लिया है कमर्शियल बैंक से, कुछ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से फंड रेज हो सका है, या कुछ फंड रेज हुआ है थ्रू कैपिटल मार्केट और मनी मार्केट इन द फॉर्म ऑफ शेयर्स, डिबेंचर, बॉन्ड, सिक्योरिटीज एक्सेट्रा। तो ये सारे सोर्सेज क्या है, डोमेस्टिक सोर्सेज, यानी विद इन द कंट्री जो सोर्सेज हैं जहां से फंड रेज हो सकता है वो क्या कहलाते हैं, डोमेस्टिक सोर्सेज। क्लियर। दूसरा है फॉरेन सोर्सेज। Here, under the foreign sources, the fund is raised through the foreign nation, or it can be in the form of FDI, portfolio investment, foreign collaboration, NRI deposit. मतलब जब हम एक तरीके से जो फंड है वो रेज कहाँ से करते हैं, फॉरेन नेशन से करते हैं। फॉरेन नेशन से कैसे करेंगे, यानी कुछ डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स हुई हैं वहाँ से, या पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट हुई हैं, या कुछ फॉरेन इन्वेस्टर्स जो हैं हमारी कंट्री में आकर एक तरीके से क्या करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं। तो वहाँ से बेसिकली क्या आती है, फॉरेन करेंसी आती है। तो वो कुछ ऐसे सोर्सेज हुए जहाँ से फंड रेज हो सकता है, फाइनेंस जो है अवेलेबल हो सकता है। ठीक है, तो ये दो टाइप के आपके रिसोर्सेज थे, डोमेस्टिक सोर्सेज एंड फॉरेन सोर्सेज। रिक्वायरमेंट है फाइनेंस की किसी भी बिजनेस के लिए वो तीन कैटेगरीज में डिवाइड की गई है ऑन द बेसिस ऑफ टाइम। ठीक है, तीन कैटेगरीज कौन सी हैं, पहली है लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म में मतलब बेसिकली यहाँ फाइनेंस की जरूरत होती है फॉर द पीरियड ऑफ मोर देन 5 to 7 ईयर्स, मतलब 5 से 7 सालों के लिए बेसिकली हमें पैसे की जरूरत होती है। जैसे हमने कुछ फिक्स्ड एसेट परचेज करना है, या एक तरीके से प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस जो बिजनेस में होते हैं वो मीट आउट करने हैं, तो उसके लिए हमें लॉन्ग टर्म फाइनेंस की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, मीडियम नेक्स्ट आता है मीडियम टर्म रिक्वायरमेंट। मीडियम टर्म रिक्वायरमेंट की अगर बात करें तो मीडियम टर्म रिक्वायरमेंट में फाइनेंस की जरूरत होती है फ्रॉम द पीरियड ऑफ 1 to 5 ईयर्स और 7 ईयर्स, मतलब 1 से 5 या 7 सालों के बीच का जो टाइम गैप है उसको हम बोलते हैं मीडियम टर्म रिक्वायरमेंट। जैसे अब इसमें पैसे की क्यों जरूरत होती है, फाइनेंस की क्यों जरूरत होती है, जैसे कोई से रिप्लेसमेंट करानी है, या कोई इक्विपमेंट जो टूट गया था वो रिप्लेस कराना है किसी भी मशीनरी में। ठीक है, या कुछ मॉडिफिकेशन करवानी है उस सर्टेन एसेट्स में या कुछ भी। ठीक है, तो रिप्लेसमेंट या मॉडिफिकेशन होनी है किसी भी बिजनेस में, तो उसके लिए भी हमें फिर पैसा चाहिए, यानी वो क्या कहलाया हमारा मीडियम टर्म लोन। यानी 1 से 5 या 7 सालों के बीच का जो टाइम गैप होता है उसको हम बोलते हैं एक तरीके से मीडियम टर्म रिक्वायरमेंट। मतलब इस टाइम पीरियड के बीच में हमें रिक्वायरमेंट है फाइनेंस की, और वो मीडियम टर्म सोर्सेज के थ्रू ही हमें मिल सकता है फाइनेंस। ठीक है, थर्ड आता है शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट। शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट की अगर हम बात करें तो वो पीरियड 1 या लेस देन 1 ईयर, मतलब 6 महीने का या 1 साल का पीरियड कहलाता है आपका शॉर्ट टर्म पीरियड। ठीक है, तो शॉर्ट टर्म पीरियड में जैसे हमारे डिफरेंट रूटीन टाइप ऑफ एक्सपेंसेस जो है बी रन करते पड़ते हैं, जैसे गुड्स को परचेज करना, कुछ वेजेस, कुछ रेंट की पेमेंट करना, तो ये सारे क्या कहलाए, हमारे शॉर्ट टर्म खर्चे कहलाए। तो इन शॉर्ट टर्म खर्चों के लिए हमें शॉर्ट टर्म फाइनेंस की भी रिक्वायरमेंट होगी, तो वो किस तरीके से मीट हो सकेगी, कुछ डोमेस्टिक या कुछ फॉरेन सोर्सेज से। क्लियर, तो ये कुछ रिक्वायरमेंट्स थी, लॉन्ग टर्म, मीडियम टर्म और शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट्स, जो किसी भी बिजनेस की होती ही होती हैं, और इनके लिए हमें डिफरेंट सोर्सेज की जरूरत पड़ती है, बिजनेस में डिफरेंट सोर्सेज की जरूरत पड़ती है ताकि हमें फाइनेंस वहां से रेज कर सके और यहाँ पर बिजनेस में लगा सके। ठीक है, इन तीनों रिक्वायरमेंट्स को मीट ऑन करने के लिए एक प्रॉपर बैलेंस बनाना जरूरी है अमंग ऑल द सोर्सेज। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे डिफरेंट सोर्सेज कौन से हैं, डिफरेंट सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस कौन से हैं, मतलब बिजनेस में अगर हमें पैसे की जरूरत है तो कौन कौन से सोर्सेज ऐसे हैं जहां से हम फंड रेज कर सकते हैं। तो पहला आता है ओन सोर्सेज। ओन सोर्सेज यानी मेरे अपने सोर्सेज। ठीक है, ओन सोर्सेज का मतलब होता है जो बिजनेस की रिक्वायरमेंट होती है हम अपनी खुद की कैपिटल से
यानी एक बिजनेसमैन या एंटरप्रेन्योर खुद के कैपिटल से ही या कुछ उसने सेव किया है, पहले ही कुछ सेव करके रखने की आदत होती है कि मान लो अभी बिजनेस स्टार्ट हुआ है और कुछ प्रॉफिट हुआ है हमें, और बाकी की जो पेमेंट्स करके सबको, ठीक है, जो पैसा बचा वो हमने सेव कर लिया, यानी वो सेविंग्स, उन सेविंग्स की बात की जा रही है यहाँ पे। जो सेविंग्स एक बिजनेसमैन या एंटरप्रेन्योर करता है अपने बिजनेस में, वो अपने ही बिजनेस में लगाता है। फॉर एग्जाम्पल, ये जो स्मॉल साइज बिजनेसमैन होते हैं, कॉटेज इंडस्ट्रीज होती हैं, ये बिजनेस ओन सोर्सेज के थ्रू ही रन करते हैं। ये अपने बिजनेस को एक्सपैंड भी करते हैं, तो किस तरीके से करते हैं, वो री इन्वेस्ट करते हैं, मतलब जो प्रॉफिट कमाया, मान लो पिछले साल मैंने प्रॉफिट कमाया था, वही मैंने सेव कर लिया और अगले साल मैंने वही लगा दिया मेरा बिजनेस एक्सपैंड करने के लिए, ठीक है। मतलब खुद के सोर्सेज यानी खुद की कैपिटल से ही मैं अपने बिजनेस में क्या करूंगी, री इन्वेस्ट करती रहूंगी या एक तरीके से अपने बिजनेस को एक्सपैंड करती रहूंगी, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम इंडिया की बात करें तो सोल ट्रेडरशिप, पार्टनरशिप फर्म, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, ये कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स हैं, कॉमन फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है जो अपने सोर्सेज के थ्रू ही बिजनेस को रन करते हैं। दूसरा आता है आपका डिबेंचर्स। अब शेयर्स की जैसे ही कंपनी डिबेंचर भी इशू करती है इन ऑर्डर टू गेट द फिक्स्ड कैपिटल। अब डिबेंचर होल्डर बेसिकली ओनर्स नहीं होते, दे आर ओनली द क्रेडिटर्स ऑफ द कंपनी, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका थर्ड, लोन्स फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। अब फॉर एग्जांपल स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, सिडबी जिसको हम बोलते हैं, इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन जिसको आईएफसी बोला जाता है, या स्टेट इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, स्टेट फाइनेंस कॉर्पोरेशन, ये कुछ ऐसे मेन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो हमें फंड प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। और ये लॉन्ग टर्म लोन प्रोवाइड करते हैं बेसिकली इंडस्ट्रीज को, जो बिग इंडस्ट्रीज होती हैं उनको प्रमोट करने के लिए या उनके अपग्रेडेशन के लिए ये लोन प्रोवाइड करते हैं। और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करते हैं ये इंस्टीट्यूशन, वो कम होता है एज कंपैरिजन टू कमर्शियल बैंक्स, क्लियर। और जो ये इंस्टीट्यूशन है ये क्रेडिट प्रोवाइड भी करती है एट कंसेशनल रेट्स, ताकि जो बैकवर्ड एरियाज में एरियाज हैं वहां पर ज्यादा से ज्यादा डेवलपमेंट हो सके। मतलब ये बेसिकली इंडस्ट्रीज को कंसेशनल रेट्स पे जो है एक तरीके से क्रेडिट प्रोवाइड करती है, ताकि वो जो अपना बिजनेस है या कोई इंडस्ट्री है वो बैकवर्ड एरिया में जाकर ओपन अप करे, ठीक है, वहां के लोगों को भी फायदा होगा इस चीज से, क्लियर। नेक्स्ट है आपका लोन फ्रॉम कमर्शियल बैंक्स। कमर्शियल बैंक्स माने पब्लिक सेक्टर बैंक्स, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, कोऑपरेटिव बैंक्स, फॉरेन बैंक, ये सारे क्या है, कमर्शियल बैंक्स हैं बेसिकली। और ये कमर्शियल बैंक शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म लोन्स प्रोवाइड करते हैं इन ऑर्डर टू प्रमोट ट्रेड, इंडस्ट्री एंड अदर इकोनॉमिक सेक्टर्स, क्लियर। और जो डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ बैंक, ये मतलब एक तरीके से ये डिफरेंट बैंक्स हैं, कमर्शियल बैंक्स हैं, ये क्या लोन प्रोवाइड करते हैं इन द फॉर्म ऑफ ओवरड्राफ्ट, कैश क्रेडिट, टर्म लोन। तो इसकी फॉर्म में ये बिजनेसेस को डिफरेंट बिजनेसेस को क्या करते हैं, लोन प्रोवाइड करते हैं, क्लियर। अब आती है बात नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट, पब्लिक डिपॉजिट। ये एक और मेन इंपॉर्टेंट सोर्स है बिजनेस फाइनेंस के लिए, बिजनेस के लिए। पब्लिक डिपॉजिट क्या होता है, पब्लिक डिपॉजिट वो अनसिक्योर डिपॉजिट होते हैं दैट आर इनवाइटेड बाय कंपनीज फ्रॉम द पब्लिक मेनली टू फाइनेंस द वर्किंग कैपिटल नीड्स। जो बेसिकली उनकी वर्किंग कैपिटल नीड्स होती हैं उनको पूरा करने के लिए कंपनी क्या करती है, पब्लिक से ये जो पैसे हैं या डिपॉजिट्स हैं ये मंगवाती है, ठीक है। और ये डिपॉजिट्स जो है बेसिकली क्या होते हैं, अनसिक्योर्ड होते हैं, और सबसे ज्यादा रिस्क होता है इन पब्लिक डिपॉजिट्स में, ठीक है। और यहाँ तक कि जो आरबीआई की गाइडलाइंस हैं वो कहती है कि नो कंपनी कैन एक्सेप्ट पब्लिक डिपॉजिट फॉर द पीरियड ऑफ मोर देन 3 ईयर्स, मतलब 3 साल से ज्यादा के लिए पब्लिक डिपॉजिट कोई भी कंपनी नहीं एक्सेप्ट कर सकती या एक तरीके से नहीं मंगा सकती। यानी अगर पब्लिक डिपॉजिट्स आपको एक तरीके से कलेक्ट करने हैं फ्रॉम द पब्लिक, मतलब पब्लिक को इनवाइट करना है ताकि वो डिपॉजिट जो है कंपनी को दे सके, तो उसके लिए सबसे पहले आरबीआई की गाइडलाइंस को फॉलो करना बहुत जरूरी है, ठीक है। कोई भी कंपनी अगर फंड रेज करेगी थ्रू पब्लिक डिपॉजिट तो उसको आरबीआई की गाइडलाइंस को जो है या कंडीशंस को जो है वो देखना पड़ेगा या एक तरीके से फॉलो करना पड़ेगा। नेक्स्ट जो पॉइंट है सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस का, वो है लास्ट पॉइंट, फॉरेन सोर्सेज। फॉरेन सोर्सेज, अब ग्लोबलाइजेशन के इंक्रीज होने की वजह से जो फॉरेन सोर्सेज हैं वो सिग्निफिकेंट रिक्वायरमेंट है हर
हर बिजनेस की, ठीक है। कुछ एक्सटर्नल या फॉरेन सोर्सेज ऑफ फाइनेंस हैं हमारे पास, वो कौन कौन से हैं? फर्स्ट आता है हमारा फॉरेन इन्वेस्टमेंट। फॉरेन इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है? इट रेफर्स टू द इन्वेस्टमेंट इन डोमेस्टिक कंपनीज एंड एसेट्स ऑफ अनदर कंट्री बाय अ फॉरेन इन्वेस्टर। इसमें क्या होता है, एक फॉरेन इन्वेस्टर जो है किसी और कंट्री में, मतलब कोई बाहर का इन्वेस्टर है, एक हमारी इंडिया में आकर इन्वेस्ट करता है, यहाँ की डोमेस्टिक कंपनी और उसके एसेट्स में इन्वेस्ट करता है, यानी यहाँ क्या हो रही है? फॉरेन इन्वेस्टमेंट हो रही है। कोई बाहर का फॉरेनर है हमारी डोमेस्टिक कंपनीज में बेसिकली, या यहाँ के एसेट्स में वो क्या कर रहा है? इन्वेस्ट कर रहा है, ठीक है। तो ये क्या कहलाया? प्रोसीजर फॉरेन इन्वेस्टमेंट। अब फॉरेन इन्वेस्टमेंट दो टाइप्स की होती है। पहली है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, जिसको हम एफडीआई भी बोलते हैं, और दूसरी है पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है? यहाँ पर जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं वो दूसरी कंट्री के जो शेयर्स हैं या डोमेस्टिक कंपनीज के जो शेयर्स हैं उनको परचेज तो करेंगे, साथ में उनकी मैनेजमेंट को भी कंट्रोल करेंगे, ठीक है, यानी उनके मैनेजमेंट में भी पार्टिसिपेट करेंगे, ठीक है। तो वो कहलाई है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। अब डायरेक्टली आप एक तरीके से इन्वेस्ट कर रहे हो, साथ ही साथ उस कंपनी की या उस डोमेस्टिक कंपनीज की मैनेजमेंट को भी कंट्रोल कर रहे हो, क्लियर है। दूसरा आता है आपका पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट में क्या होता है? फॉरेन इन्वेस्टर सिर्फ शेयर्स परचेज करते हैं डोमेस्टिक कंपनीज के, लेकिन उसकी मैनेजमेंट जो है वो डोमेस्टिक कंपनीज के हाथ में ही होती है, किसी फॉरेन इन्वेस्टर्स के हाथ में नहीं होती है। जब भी हमें पूछा जाए कि दोनों में डिफरेंस क्या है, एफडीआई में और पोर्टफोलियो में डिफरेंस क्या है, तो वो डिफरेंस सिर्फ मैनेजमेंट या कंट्रोल का ही होगा, ठीक है। क्योंकि हमारा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में वो मैनेजमेंट में भी पार्ट लेता है, एक तरीके से वो जो डिफरेंट मैनेजिंग अफेयर्स होते हैं किसी भी कंपनी के, उनमें भी इंडल्ज होता है। लेकिन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट के केस में ऐसा नहीं है, सिर्फ वो डोमेस्टिक कंपनीज के शेयर्स को परचेज करता है, मैनेजमेंट में उसका कोई अधिकार नहीं है, या एक तरीके से उसका कोई कंट्रोल नहीं है या इंटरफेरेंस नहीं है, क्लियर। सेकेंड मेन फॉरेन सोर्स क्या है हमारा? लोन फ्रॉम फॉरेन गवर्नमेंट एंड इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन। जो लोन है वो फॉरेन गवर्नमेंट से भी हमारी गवर्नमेंट जो है वो रेज कर सकती है, मतलब मांग सकती है किसी भी फॉरेन गवर्नमेंट से लोन। और वो किस पर्पस के लिए मांगेगी? फॉर डेवलपिंग, फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एंड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ पब्लिक सेक्टर यूनिट्स। और साथ ही साथ कुछ इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, लाइक वर्ल्ड बैंक है, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन है, आईएमएफ है, एशियन डेवलपमेंट बैंक है। ये कुछ ऐसे इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन हैं जो लोन प्रोवाइड करते हैं फॉरेन करेंसी में। और ये जो लोन प्रोवाइड करते हैं दोनों के लिए करते हैं, पब्लिक के लिए भी और प्राइवेट सेक्टर्स के लिए भी, क्लियर। थर्ड जो आपका टाइप आता है फॉरेन सोर्स का, वो आता है फॉरेन कमर्शियल बोरोइंग्स। ये वो लोन्स हैं जो बेसिकली हम फॉरेन कमर्शियल बैंक से या एनआरआई से या नॉन गवर्नमेंट सोर्सेज से रेज करते हैं, ठीक है। जो इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है वो ज़्यादा होता है एज कंपेरिजन टू रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फ्रॉम फॉरेन गवर्नमेंट और इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। यानी जो हमने सेकंड पॉइंट में बात की है गवर्नमेंट की, फॉरेन गवर्नमेंट की और इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की, तो उनके कंपैरेटिवली ये जो कमर्शियल बोरोइंग्स का रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है ये ज़्यादा होता है, क्लियर। तो ये थे आपके डिफरेंट सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस, यानी बिजनेस को अगर फाइनेंस चाहिए, किसी कंट्री को इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए जो है फंड रेज करना है, तो वो इन सोर्सेज के थ्रू जो है कर सकती है, क्लियर। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या चीज़ है, क्या मतलब होता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट का? हम बात तो कर रहे हैं, अब तक हमने इंट्रोडक्शन में भी किया, हमें सोर्सेज में भी किया कि हमें फंड रेज करना है किसी कंट्री की इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए। भाई ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट है क्या चीज़, क्यों हम इसके लिए फंड रेज कर रहे हैं? जो मीनिंग है इकोनॉमिक डेवलपमेंट का, मैं दो अप्रोचेस के थ्रू आपको क्लियर करूंगी। पहली अप्रोच है क्लासिकल व्यू और ट्रेडिशनल अप्रोच, दूसरी है मॉडर्न व्यू ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। मतलब कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट का जो मीनिंग है वो भी टाइम के साथ चेंज हो रहा है। ट्रेडिशनल अप्रोच में इकोनॉमिक डेवलपमेंट का मतलब कुछ और था, अब अगर हम मॉडर्न व्यू की बात करें तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट अगर हमें कैलकुलेट करना है किसी भी कंट्री को, क्या किसी भी नेशन का, तो हम किस तरीके से करेंगे, ठीक है। तो पहले अगर हम ट्रेडिशनल व्यू की बात करें तो जो डेफिनेशन है इकोनॉमिक डेवलपमेंट की वो क्या कहती है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट को अगर हमें मेजर करना है तो हम मेजर करेंगे इन टर्म्स ऑफ इंक्रीज नेशनल इनकम और पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम क्या होती है? पर कैपिटा इनकम का मतलब होता है अमाउंट ऑफ मनी अर्नड पर पर्सन ऑफ अ नेशन। मतलब जितनी मनी एक पर पर्सन ने अर्न की है उस पर्टिकुलर नेशन के या उस ज्योग्राफिक एरिया की, उससे क्या होगा, हम उस
एरिया के जो पर्सन है या उस रीजन के जो पर्सन है उनकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग या क्वालिटी ऑफ लाइफ का पता कर सकेंगे कि किस तरीके की उनकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, ठीक है, उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या है। क्योंकि अगर उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छा होगा यानी इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है वो धीरे धीरे अपग्रेड हो रही है उस कंट्री की या उस नेशन की या उस जोग्राफिक एरिया की, ठीक है। और साथ ही साथ जो पर कैपिटा इनकम है वो हमें हेल्प करती है इन कंपैरिजन जैसे इंडिया में अगर हम बात करें डिफरेंट रीजन्स हैं, डिफरेंट स्टेट्स हैं, तो अगर हमें कंपेयर करना है कि किस कंट्री सॉरी किस स्टेट की जो पर कैपिटा इनकम है या इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो इंक्रीज हो रही है, किसकी डाउन जा रही है, ठीक है, तो हम पर कैपिटा इनकम से इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, इजीली असरटेन कर सकते हैं, ठीक है। पर कैपिटा इनकम हमें हेल्प करेगी इन कंपैरिजन ऑफ लेवल ऑफ डेवलपमेंट ऑफ डिफरेंट रीजन विद इन द कंट्री और डिफरेंट नेशन इन द वर्ल्ड। अगर हमें नेशन डिफरेंट वर्ल्ड के डिफरेंट नेशंस की या कंट्री की भी बात करनी है या कंपैरिजन करना है किस कंट्री की इकोनॉमिक डेवलपमेंट अच्छी हो रही है और किसकी नहीं हो रही है, तो हम पर कैपिटा इनकम को कैलकुलेट करके हम जो है एक तरीके से मेजर कर सकते हैं किसी भी कंट्री की इकोनॉमिक डेवलपमेंट को। क्लियर। अगर जिसकी पर कैपिटा इनकम हाइयर होगी तो हम कह सकते हैं कि अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज उस कंसर्न रीजन में क्या है, ज्यादा है, यानी उसकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है वो इंक्रीज हो रही है। अब अगर हम बात करें मॉडर्न व्यू ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट की, तो यहाँ एक मॉडर्न इकोनॉमिक्स ने ये चीज बोली है कि हमें रियल पर कैपिटा इनकम को तो इंक्रीज करना ही करना है, लेकिन साथ ही साथ हमें इकोनॉमिक वेलफेयर को भी इंपॉर्टेंस देनी है। मॉडर्न व्यू में बेसिकली दो चीजें आती हैं, एक तो इकोनॉमिक ग्रोथ, ठीक है, जो ट्रेडिशनल व्यू में भी आती थी, लेकिन साथ ही साथ इसमें एक नया वर्ड या एक तरीके से नया कंसेप्ट जुड़ चुका है, वो है इकोनॉमिक वेलफेयर। या हम ये कह सकते हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट का मतलब अकॉर्डिंग टू मॉडर्न व्यू ये है कि along with the increase in real per capita income there is reduction in inequality, poverty, illiteracy and disease, ठीक है। इससे क्या होगा बेसिकली, जो आपका इकोनॉमिक वेलफेयर अगर इंप्रूव हो रहा है तो आपके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग लोगों का क्या हो रहा है, रेज हो रहा है, तो यानी आपकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट उस कंट्री की क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। इज इट क्लियर टू यू? Hope you have understood both the approaches. That's all for today. Thank you.